तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 173 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ एक डूल करना चाहोगे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो वो दोनों वहां पर से लोकेशन चेंज करते हैं और वहां पर चलते हुए जा रहे होते हैं। तो वहां पर चलते चलते वो उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मास्टर कैसा इंसान है। तो उसे अपने मास्टर के बारे में बताता है कि उसका मास्टर यानी कि डिमोनिक गार्ड जो है वो एक इनकम्प्रेसिबल इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो कितना स्ट्रॉन्गर और कितना बेहतर है, यानी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन वो वाकई में एक बहुत ही कमाल का मास्टर है। मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि मेरी जवानी में मैं यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक मास्टर्स के सामने आ चुका हूं। मैं डिमोनिक मास्टर्स के बारे में जानता हूं कि वो सभी लोग भी हमारी तरह ही बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन मैं एक बात उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि वो लोग भी यहाँ पर हमारी तरह ही इंसान है। यानी कि इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया हुआ कि हालांकि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर चलते हैं, हम लोग डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी इंसान रहते हैं और हम लोग भी इंसान हैं। जबकि हमारा जो यंग मास्टर हाजिन होता है उससे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर एक बात की समझ आ रही है कि मैं यहाँ पर जब शुरुआत में उस जगह के ऊपर पहुंचा था मैं डिवाइन डिमोनिक कल्ट से नहीं था, मैं वहां पर उसका डिसाइपल बनकर जब पहुंचा तो मेरा दिल था वहां से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइन डिमोनिक कल्ट बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे लगा कि शायद वहां पर मैं ट्रैप हो जाऊंगा। और बाकी के लोगों की तरह ही मुझे लगता था कि वहां पर डीमंस रहते हैं, वो सभी के सभी लोग बुरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी कल्टीवेशन मेथड्स को अपनाया, जैसे जैसे मुझे वहां पर आइडिया हुआ कि ये सभी लोग भी तुम्हारी तरह आम इंसान ही है, तो वैसे वैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर राइटियसनेस के अंदर भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि हम डिमोनिक सेक्टर के लोगों से भी ज्यादा बुरे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को अपना लिया। डिमोनिक सेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया। तो मास्टर नैमगोंग से कहता है कि हाँ देखो, एक ऐसा बच्चा जो कि वहां से भागना चाहता था आज यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का यंग कल्ट लीडर है और आगे जाकर डिमोनिक गार्ड बनने वाला है। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ही अजीब तरीके से चलती है, लेकिन इसके तरीके जो होते हैं हमेशा यहाँ पर हमारी भलाई के लिए होते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो मास्टर नैमगोंग से कहता है तो क्या तुम यहाँ पर से कल जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ कल सुबह हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। तो वो से कहता है अगर तुम यहाँ पर से निकल जाओगे, और साथ ही वो से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर और तुम काफी ज्यादा स्पेशल भी हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक डूल करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करके देखनी है। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक यंग मास्टर से फाइट करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं यंग मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है चलो फिर यहाँ पर एक डूल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह के ऊपर आपसे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि ये जगह जो है ये ठीक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे तो मेरी डिमोनिक एनर्जी के साथ आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा और आप लोगों ने मेरी जान बचाई, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मास्टर नैमगोंग से कहता तो फिर चलो मैं एक और जगह के ऊपर तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो एक बहुत ही प्यारी जगह है और जगह के ऊपर मैं अक्सर जाता हूँ। और वो दोनों ही जो होते हैं वहां पर एक क्लिफ के नीचे पहुंच जाते और जाकर अपनी तलवारें निकाल लेते और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम तैयार हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। साथ ही वो व्यू देखने के बाद कहता है कि मास्टर ये जगह तो बहुत ज्यादा प्यारी है, यहाँ पर आसपास बड़े बड़े क्लिफ्स है और साथ ही यहाँ पर बीच में पेड़ पौधे और नीचे यहाँ पर नदी है, यानी कि ये व्यू तो बहुत ज्यादा प्यारा है। तो उसे कहता है कि हाँ ये व्यूज बहुत ज्यादा प्यारा है, मैं अक्सर यहाँ पर इस जगह के ऊपर आया करता हूँ और आकर प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जगह मुझे बहुत ज्यादा सुकून देती है। साथ ही वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक बड़ी सी फॉक्स, गोल्डन फॉक्स और साथ में एक बड़े से टाइगर को देखा गया। वो दोनों का जोड़ा यहाँ पर आसपास घूमता रहता है, लेकिन वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर उन्हें भेजा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद वो यहाँ पर अपीयर हुए। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो कहता है अच्छा तो वो लोग भी यहाँ पर हैं, हाँ वो मेरे दोस्त हैं और वो लोग इसी वजह से यहाँ पर होंगे, क्या हम लोग अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करें? तो मास्टर नैमगोंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही मास्टर नैमगोंग जो होते हैं वो अपनी तलवार उठाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा प्यारी है। तो वो कहता है कि हाँ ये तलवार बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस तलवार का कोई नाम नहीं है, ना ही मैंने इसे कोई नाम दिया है, इसे नेमलेस वर्ड कहते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि तलवार के लिए डिसऑनर की बात है कि उसे एक नाम ना दिया जाए, आपको अपनी तलवार को जल्दी से जल्दी उसे एक नाम देना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर मुझे अपनी तलवार को नाम तो देना चाहिए, तुम अपनी ब्लेड के बारे में बताओ, तुम्हारे ब्लेड का क्या नाम है? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर हिमनली डीमन ब्लेड का नाम दिया क्योंकि हिमनली डीमन गार्ड ने खुद जो ब्लेड मुझे दिया था और मैं इससे ज्यादा बेहतर नाम इसका सोच नहीं सका। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट स्टार्ट करने लगे हैं। तो मास्टर नैमगोंग कहता है कि देखो जरा मेरी तलवार भी किस तरह से यहाँ पर शेक कर रही है, मुझे लगता है कि इसे पता चल चुका है कि यहाँ पर किसी डिमोनिक ब्लेड के साथ इसका टकराव होने वाला है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट के लिए तैयार होते हैं। तुम्हारा हाजिन अपने स्टैंस में आ जाता है, जब वो अपने स्टैंस में आता है तो दूसरी तरफ से उसे वहां पर स्ट्राइक्स दिखाई देती हैं, यानी कि उसे वहां पर एनर्जी की स्लैशेस का बना हुआ एक नेट दिखाई देता है। मास्टर वहां पर अपनी स्पेशल की को रिलीज करते हैं, ये एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है, की वेव टेक्निक होती है। तो हमारा हाजिन कहता है कि इसने तो यहाँ पर अपनी की वेव टेक्निक के साथ अपने बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ब्रीक बरीक एनर्जी के साथ वहां पर स्वर्ड एनर्जी के साथ एक बैरियर क्रिएट हो गया और मैं यहाँ पर उस बैरियर को तोड़कर अंदर नहीं जा पाऊंगा।
हमारा हाजिन कहता है कि इसे ऐसी तो यहाँ पर स्वर्ड किंग नहीं कहते ना, क्योंकि ये नामक्यूंग फैमिली का पुराना पैट्रियार्च और साथ ही यहाँ पर म्यूरियम अलायंस में काफी ज्यादा फेमस मास्टर भी है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है इसके बैरियर को तोड़ता है इस तक पहुंचने के लिए। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी इस टेक्निक को रिलीज करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि इस वक्त मेरे आसपास बहुत सारी एनर्जी स्लैशेस हैं, यानी कि एक जाल बिछा हुआ है और मुझे इस जाल को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, पहले से शेक करना होगा। साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर जोर लगाता है तो ग्राउंड टूटता है, जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड हिलता है और हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर नीचे से होकर आगे की तरफ बढ़ता है। कहता है कि मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग बनानी पड़ेगी। तो मास्टर नामक्यूंग से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर की पावर में मैं यहाँ पर तुमसे हारने वाला हूँ, और साथ ही वहीं पर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगे। लेकिन हमारा हाजिन जो है वहां पर उसके बाजू के साथ लिपट जाता है, यानी कि जब वो उसके ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करने लगते हैं तो उसी के साथ हाजिन उसका बाजू पकड़ लेता है और उसका बाजू पकड़ने के बाद उसकी फिस्ट को ब्लॉक कर लेता है। तो मास्टर कहता है कि ये फाइटिंग स्टाइल तो काफी ज्यादा अलग था, इसने यहाँ पर मेरे बाजू को ही पकड़ लिया ताकि यहाँ पर मेरे पर क्लोज रेंज से अटैक कर सके। और साथ ही हमारा हाजिन वहां पर थंडरबोल्ट लाइटनिंग पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और हाजिन खुद भी पीछे की तरफ गिरता है। तो मास्टर नामक्यूंग से कहता है कि तुम्हारे पास एक ब्लेड है लेकिन तुम क्लोज रेंज में आकर मेरे पर पाम स्ट्राइक के साथ अटैक कर रहे हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात थी। तुम्हारा हाजिन कहता है कि आपने भी तो यहाँ पर अपनी पहली स्ट्राइक के साथ मेरे इर्द गिर्द एक एनर्जी का बैरियर क्रिएट कर दिया कि मैं आपके करीब ना आ सकूं। मास्टर नामक्यूंग से कहता है कि ये वार्म अप तो काफी ज्यादा अच्छा था, मेरा ब्लड बॉयल हो चुका है, चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अब असली फाइट को स्टार्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जो बैगर किंग होता है बुरी तरह से मार खा रहा होता है। वहां पर हमारी डिमोनिक आर्मी आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, क्योंकि बैगर किंग वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके बाकी के सभी साथियों को तो पहले से मार दिया गया। तो बैगर किंग जब वहां से भागकर जा रहा था तो एल्डर उसे कहता है कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिन्हें अपनी जिंदगी की कदर होती है इस वजह से वो भागते हैं, और दूसरे वो जो लोग जहां पर मरने से डरते हैं। और मुझे लगता है कि तुम दूसरे वाले इंसान हो, तुम्हें मौत से डर लगता है, इसी वजह से तुम जहां पर से भागकर जा रहे थे। और मुझे लगता है कि तुम एक बैगर किंग होने के लायक नहीं हो, तुमने अपने लोगों को मरने के लिए यहीं पर छोड़ दिया। तो ये इसके साथ ही बैगर किंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ किया है। तो एल्डर उसे कहता है कि हमें सब कुछ पता है कि तुमने यहाँ पर पुराने ड्रैगन हेड यानी कि पुराने जो बैगर किंग था उसको मार डाला, तुमने मास्टर डैम सोयोंग के साथ मिलकर यह सब कुछ किया था और उसके बाद तुम गद्दी के ऊपर बैठ गए, लेकिन तुम यहाँ पर इस गद्दी के ऊपर बैठने के लायक नहीं हो। तो बैगर किंग अपने मंकी बेचारे को उठाकर सामने की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही वहां से भागना शुरू कर देता है। तो मंकी जो होता है वो एल्डर के बाजू के साथ जाकर चिपक जाता है और उसे बाइट कर रहा था। तो एल्डर उसे कहता है कि देखो तो जरा ये एनिमल तुम्हारी कितनी परवाह करता है और तुम्हारे लिए यहाँ पर मुझे बाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली की तरह है, लेकिन तुम अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से भागकर जा रहे हो। तो जब वहां पर डिमोनिक मास्टर उसका पीछा करने लगते हैं तो एल्डर कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, तुम्हें इसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी मौत की तरफ भागकर जा रहा है, इसे नहीं आइडिया के सामने इसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है। बैगर किंग जो होता है वहां से भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ तक अंदर तक घुस आए और हमें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे जाकर मास्टर डैम सोयोंग और बाकी के लीडर्स को इस बारे में बताना होगा कि ये सब कुछ डिमोनिक सेक्टर के लोग कर रहे हैं और हाउ फैक्शन के लोग डिमोनिक सेक्टर के साथ मिल चुके हैं। और जैसे ही वो भागता हुआ आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही वहां पर सामने मास्टर गू शानहे खड़े होते हैं। तो वो उसे देखकर रुक जाता है और कहता है कि ये तो एक मार्शल मास्टर लेवल का मास्टर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 173 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर उनकी फोर्सेस जोंगजान के अंदर आ चुकी है। तो क्या हमारा हाजिन अपनी फोर्सेस को लेकर पूरी तरह से म्यूरियम अलायंस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 174 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बैगर किंग जैसे वहां से भागता हुआ आके बढ़ता है तो मास्टर गूस के सामने खड़ा होता है। तो मास्टर गू कहता है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल एक भिखारी के जैसे लग रहे हो ना, पहले तुम यहाँ पर सूट बूट पहनकर अपने आप को यहाँ पर एक सेक्टर लीडर समझ रहे थे, और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे आखिरी वर्ड्स को सुनूंगा, बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो बैगर किंग वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है कि रुको रुको प्लीज, यहाँ पर मैं हार मानता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बेच सकता हूं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मास्टर गूस की बात सुनने के बाद अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है, क्योंकि असल में मास्टर गू भी कभी यहां पर राइटियस अलायंस की तरफ से एक स्पाई बनकर डिमोनिक कल्ट के अंदर गया था, लेकिन अब यहां पर उसे समझ आ रही है कि डिमोनिक सेक्टर और जहां पर राइटियस सेक्टर में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि राइटियस लोग भी यहां पर पूरी तरह से बिक जाते हैं, उन्हें भी यहां पर अपनी वैल्यूज को भूलना पड़ता है जब मौत उनके सामने होती है। तो वो कहता है कि तुम यहां पर एक राइटियस इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, और साथ ही तुम यहां पर बैगर किंग कहलाने के लायक भी नहीं हो, जो तुम यहां
पर इतनी आसानी से अपनी जान के बदले में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बेचने को तैयार हो गया और साथ ही वो उसकी गर्दन काट कर उसको मार डालता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मास्टर नामकुंग और हमारे हाजिन का दिखाया जाता है। दोनों अब यहाँ पर अपनी स्वर्ण एनर्जी को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं। तो मास्टर नामकुंग उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करूंगा। और हमारा हाजिन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कहता है कि लगता है ये फिर से यहाँ पर किसी स्ट्रेंज टैक्टिक को यूज करने वाला है, किसी स्पेशल पावर या किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करेगा। और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो मास्टर नामकुंग वहीं पर से अपनी इनर एनर्जी के साथ सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाते हैं। तुम्हारे हाजिन को उसको ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन साथ ही ब्लेड घुमाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वहां पर एम्परर स्वॉर्ड फॉर्म टेक्निक को यूज करते हुए एक बड़ा सा नेट बना लेते हैं। तो मास्टर नामकुंग जब वहां पर नेट के साथ अटैक करते हैं तो वो नेट के साथ पूरी बिल्डिंग पूरे का पूरा पहाड़ जो होता है वो टूट जाता है, लेकिन हमारा हाजिन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो मास्टर नामकुंग कहता है कि मैं तो इस बात से काफी हैरान हूं कि तुमने यहाँ पर इसको मैनेज कर लिया, तुमने इस अटैक को भी फेस कर लिया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मेरी बारी, और साथ ही हमारा हाजिन ऊपर की तरफ जंप करता है और इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसे पूरी तरह से ब्लॉक करूंगा, देखता हूं कि तुम्हारा जो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और वो भी यहाँ पर उसको ब्लॉक करने के लिए रेडी हो रहे होता है, लेकिन नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, नीचे का ग्राउंड कैसे टूट रहा है, ये तो ऊपर है, यानी ऊपर से मेरे पर अटैक कर रहा है, लेकिन नीचे वाले ग्राउंड को क्या हुआ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि जरा ऊपर देखो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, मैं यहाँ पर हूं। और साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से तुमने अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी ओपनिंग नहीं दी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ओपनिंग बनानी पड़ी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ओपनिंग क्रिएट की है। और इसी के साथ ही नीचे के ग्राउंड को तोड़ने के बाद हाजिन उसके पास स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करता है और मास्टर जो होते हैं उसकी स्ट्राइक के साथ हिट होते हैं और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर फाइनल स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाते हैं, जैसे कि हर सैमुराई मूवी में होता है। और जहां पर दिखाता है कि हमारे हाजिन के बाजू के ऊपर कट लगता है, यानी उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन मास्टर नामकुंग जो होते हैं बिल्कुल ठीक ठाक वहां पर खड़े होते हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर रुकने के बाद पीछे घूमता और कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को हार चुका हूं। तो मास्टर नामकुंग उसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर किया क्या। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बस एक ओपनिंग क्रिएट की और तुम्हारे पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तुम यहाँ पर उससे भी ज्यादा तेज निकले और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मेरे बाजू के ऊपर कट लगा दिया। लेकिन आपने यहाँ पर मेरे बाजू के ऊपर क्यों एम किया। तो मास्टर उसे कहता है कि मेरा एम तो यहाँ पर तुम्हारा हार्ट और तुम्हारा गला था, लेकिन क्योंकि तुम भी यहाँ पर ये बात जानते हो कि मेरी तलवार के अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे बाजू के ऊपर डीपली अटैक नहीं किया। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये बात तो आपको भी पता है कि मेरे ब्लेड के अंदर भी कोई डिमोनिक एनर्जी से नहीं निकल रही, डिमोनिक एनर्जी तो थी लेकिन कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इस बात को नोटिस कर सकता हूँ कि तुमने अपने ब्लेड के अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं किया। तो हाजिन कहता है तो फिर मैं यहाँ पर इस फाइट को हार मानता हूँ, यानी इस फाइट से हार मानता हूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि क्या बस इतना ही, क्या तुम यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं दिखाना चाहते, क्या तुम कुछ और मूव्स नहीं दिखाओगे। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन मेरे पास मूव्स तो हैं, लेकिन मैं क्या अभी और फाइट करना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ और फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि कल सुबह तुम चले जाओगे और मेरे पास यही एक मौका है तुम्हारे सारे स्किल्स देखने का। तुम्हारा हाजिन कहता चले फिर ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक और स्किल दिखाता हूँ। ये भी एक डिमोनिक एनर्जी है, लेकिन ये पहली वाली डिमोनिक एनर्जी से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस डिमोनिक एनर्जी का नाम भी और है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान के पास दो तरह की डिमोनिक एनर्जीज कैसे हो सकती हैं। तो हाजिन कहता है कि यही तो बात है कि मेरे पास दो तरह की डिमोनिक एनर्जी है। मेरे मास्टर भी खुद इस बात से काफी ज्यादा हैरान हुए थे कि हमारी डिमोनिक हिस्ट्री में किसी भी डिमोनिक लॉर्ड के पास दो तरह की एक डिमोनिक एनर्जीज नहीं थी। तुम्हारा हाजिन जब वहां पर अपने नए ओरा को रिलीज करता है तो वो एम्परर की डिमोनिक एनर्जी होती है, जो कि यहाँ पर पर्पल कलर की होती है। तो पर्पल कलर की डिमोनिक एम्परर की को जब वो रिलीज करता है तो मास्टर कहते हैं कि इसका ओरा और इसका प्रेशर पहले वाली से बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि यहाँ पर तुम इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इसके अंदर बहुत सारी मर्डरस की है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट भी है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से बैगर किंग का दिखाया जाता है कि बैगर किंग के मरने के बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को वहां पर से कलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही वहां पर एल्डर जो होते हैं वो गोंग जैची से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा यहाँ पर साथ देने के लिए, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर ये कर पाए हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग बैगर किंग को यहाँ पर बुलाकर इस जगह के पर मार पाए। लेकिन अगर तुम यहाँ पर उससे इतनी नफरत करते थे तो फिर तुम यहाँ पर खुद भी उसे मार सकते थे। तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर डिवाइन डिमन कर्ल की मदद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारी हर्डल्स को क्रॉस किया है। अगर मैं यहाँ पर अपना फायदा यानी कि अपने बदला लेने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ करने पर लग जाता तो फिर मैं कभी भी तुम्हारा जनरल स्ट्रेटेजिस्ट बनकर तुम्हें यहाँ पर ये सारे मशवरे नहीं दे पाता। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि मैं अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। मुझे पता है कि बैगर किंग एक मार्शल आर्टिस्ट है, जबकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं उसे हरा नहीं पाता। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम लोगों के आने का वेट किया और तुम लोगों की मदद ली है। वैसे भी इस बंदे को मारने से मेरा बदला कौन सा पूरा होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर इसके पीछे कोई और था जिसने इसे यूज किया था और पूरे गाँव को आग लगाई थी, जिसका मैं सर्वाइवर हूँ। वो सब कुछ तो राइटियस अलायंस के लीडर डैम सोयोंग ने करवाया था। इसी वजह से जब डैम सोयोंग मरेगा
का, तब जहां पर मेरा बदला पूरा होने वाला है। तो एक बंदे को मारकर मैं जहां पर खुश नहीं होने वाला, जहां पर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था और मैं जहां पर खामखा जख्मी हो जाता। ये बात सुनने के बाद एल्डर सोच रहे होता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, जरा इसकी बातें सुनो। ये अपने फायदे को पीछे रखते हुए जहां पर हमारी बिगर पिक्चर को देख रहा है कि हम सभी लोग मिलकर जहां पर ये काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बदला लेने की भावना में अंधे हो जाते हैं और वो लोग ठीक तरह से फैसला भी नहीं ले पाते, लेकिन ये लड़का उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। उसी के साथ ही मास्टर गू जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि यंग कर्ट लीडर कहां पर है। तो गोंग जैच्यू से कहता है कि अगर मैं करेक्ट हूं तो इस वक्त वो नामगोंग क्लैन के अंदर है। तो ये बात सुनते ही मास्टर कहते हैं क्या वो नामगोंग क्लैन के अंदर है? नामगोंग क्लैन तो एक राइटियस क्लैन है और एक ऐसा वैसा राइटियस क्लैन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास किस्म का राइटियस क्लैन है जो कि हमेशा राइटियसनेस के साथ ही खड़े होते हैं। तो हमारा गोंग जैच्यू उनसे कहता है कि अगर वो यहाँ पर अभी तक सेफ है और उसकी तरफ से मुझे न्यूज मिल रही है, इसका मतलब यह है कि वो नामगोंग क्लैन के साथ अच्छी टर्म्स में है। तो ये बात सुनते ही एल्डर कहते हैं लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? नामगोंग क्लैन और हमारा डिमोनिक कर्ट तो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन है और हम लोग तो एक दूसरे को देखते ही मार डालें, और वो लोग जहाँ हमारे यंग कर्ट लीडर उनके पास जाकर पिछले कई दिनों से रह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। तो मास्टर गू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर यंग कर्ट लीडर वहां पर नामगोंग क्लैन के अंदर रह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर उनके साथ कोई संधि कर चुका है, कोई समझौता हो चुका है और उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा खास है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इसी वजह से उस जगह के ऊपर है क्योंकि उन लोगों के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है और हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर इस जैसे मसले से अपने आप को निकाल सकते हैं। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी लोग नामगोंग क्लैन में चलते हैं और वहीं पर से उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डैम सोयोंग का दिखाया जाता है, जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन सेक्टर हेड लीडर मर चुका है, यानी बैगर किंग मर चुका है। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि सीनियर कैंग की तरफ से क्या कोई तुम्हें लेटर मिला? तो वो कहते हैं नहीं, अभी तक मास्टर कैंग की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं मिली। तो ये बात सुनते ही वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी बताना, अगर कोई लेटर आता है तो मुझे आकर बताना। तो वो कहता है ठीक है सर। तो जैसे वो एल्डर वहां चला जाता है, उसके चले जाने के बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है, मैंने अभी तक यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं किया। पहले मुझे लगा जो कुछ भी आसपास हो रहा है, जो कोई अजीब हो रहा है, वो यहाँ पर राइट के अलायंस की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मुझे फाइनली पता चल रहा है कि ये सब कुछ मेरे पीछे किया जा रहा है, यानी कि मुझे मारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सारे का सारा प्लान मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है। वैसे तो मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कौन सा अननोन दुश्मन है जो कि यहाँ पर इतना सब कुछ कर गया है और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बंदे यानी कि मुझे मारने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है? कोई बहुत ही खास दुश्मन है। लगता है क्या मुझे भी यहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये दुश्मन मेरे दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर डैम सोयोंग जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो मास्टर डैम सोयोंग कहता है कि मेरा खून बॉयल हो रहा है और मुझे लगता है कि इस वक्त कोई मेरे पीछे है। पहले मुझे लगा था कि कोई राइटियस अलायंस के पीछे, लेकिन अब मुझे लगता है कोई वाकई में मेरा पीछा कर रहा है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा जो यंग मास्टर हाजिन होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी एम्प्रेस की डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पर मास्टर नामगोंग से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर फिर से बुरी तरह से मार खाता है क्योंकि वहां पर एम्परर डिमोनिक की को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मास्टर उसे कहता है कि जितना ज्यादा तुम यहाँ पर इस एनर्जी को यूज कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि तुम इस एनर्जी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मास्टर नामगोंग उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन अगर तुम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लो तब, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो। लेकिन हम दोनों यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को छुपाकर फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर तुम अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए मुझे मारने की कोशिश करो तो फिर मैं यहाँ पर इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे जीत पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हमारी फाइट होती है तो 10 में से 8 बार तो मैं आपके हाथों से मरने वाला हूं। तो वो उसे कहता है कि बच्चे ये तो तुम बस यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स को देखा है, तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा खास है और तुम यहाँ पर अगर सर्वाइवर के लिए फाइट करोगे तो फिर तो तुम अपने ओपोनेंट को मार ही डालोगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो सेकंड डिमोनिक की है इसको मैनिफेस्ट करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने आप को और अपने साथियों को खतरे में डाल दोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि मेरी जो डिमोनिक एम्परर की टेक्निक जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है तो फिर तुम्हें इस की को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें इसको और ज्यादा मास्टर नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पर इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपनी दोनों एनर्जीज के बीच में यहाँ पर बैलेंस क्रिएट कर सकूँ और दोनों एनर्जीज को फ्रीली यूज कर सकूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अभी भी जो डिमोनिक कार्ड यूज की थी ब्लू
कलर के साथ यानी कि डिमोनिक एम्परर की टेक्निक जो थी वो मुझे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। तुम्हारी रेड एनर्जी के मुकाबले में ये वाली एनर्जी जो टेक्निक जो है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और मुझे लगता है कि तुमने खुद भी यहाँ पर इस बात को महसूस किया है कि इसे यूज करने में तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि आप मुझे थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे, तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ये बातें खुद पता चलनी चाहिए। अगर तुम अपनी कल्टीवेशन बेस को मजबूत करना चाहते हो तो फिर इस तरह की बातें अगर तुम्हें खुद पता चले तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर तुम इस टेक्निक को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा करने वाले, क्योंकि मैंने तुम्हारी टेक्निक के अंदर जब तुमने वहां पर अपने डिमोनिक एम्परर की एनर्जी को रिलीज किया था, मैंने वहां पर देखा था एक डीमन का रूप देखा था। मैंने यहाँ पर देखा कि तुम बेजर्क हो सकते हो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर बेजर्क हो सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने डिमोनिक की को यूज किया था जब मैं यहाँ पर उस हीवली ड्रैगन पैलेस की मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, उस मैजिशियन के साथ फाइट कर रहा था, तो उसकी एनर्जी को मेरे ब्लेड ने सोखना शुरू कर दिया और उस इंटरनल एनर्जी को मैंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया, तो मेरी एम्परर की डिमोनिक एनर्जी जो थी अपने आप एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाके के साथ पूरे का पूरा एरिया उड़ सकता था। तब मुझे वहां पर अच्छे से इस बात का आइडिया हो गया था। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके पास यहाँ पर डुअल मार्शल आर्ट्स की डुअल की पावर है, इसी वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूं, क्योंकि मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझसे क्लियरली कहा था कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूं तो फिर मुझे यहाँ पर चीजों को छोड़ने के बजाय चीजों को अडेप्ट करना सीखना चाहिए। मुझे यहाँ पर इसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना है, ना कि इसे अपनी बॉडी से निकाल कर फेंकना है। लेकिन मास्टर नैमकोंग उसे कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर इस की को, इस डिमोनिक एम्परर की एनर्जी को निकाल देना चाहिए। तुम्हारे पास एक ही एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि तुमने वहां पर उस जंगल के अंदर से उस ब्लैक मैजिशियन की वुड की पावर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था और वुड की पावर की एनर्जी बाकी सभी पावर्स की एनर्जी से बहुत ज्यादा विचलित होती है, क्योंकि खास तौर पर वुड की पावर की एनर्जी जो होती है वो रिप्लेनिश करने के लिए होती है या रिजुविनेशन के लिए होती है, यानी कि बॉडी को रिकवर करवाने के लिए होती है। जैसे कि पौधे जो होते हैं वो अपने आप दोबारा से रिकवर कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा हाजिन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपने मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो किसी भी चीज से पीछे मत हटना, ट्राई करने से घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है, और मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारे हाचिन के दोनों पिल्ले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हमारी गोल्डन फॉक्स और साथ में हमारा जो टाइगर होता है वो दोनों वहां पर आ जाते हैं। तो हमारा हाचिन कहता है कि मेरे दोस्त मेरे पास है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो फिर ऐसा नहीं है, मेरे पास यहाँ पर मेरे दोस्त है जिनकी मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पाऊंगा और साथ में यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि इसका मतलब शायद ये रूमर्स वाकई में सच थे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गोल्डन फॉक्स और साथ में यहाँ पर एक टाइगर घूम रहा है, और मैंने यहाँ पर इन दोनों को देख भी लिया। तुम्हारा हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर अपनी फॉक्स के साथ प्यार करना शुरू कर देता और कहता है कि मेरे दोस्तों कैसे हो तुम, काफी दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। तो फॉक्स जो होती है उसके चेहरे को चाटना शुरू कर देती है, और जब वो उसके चेहरे को चाटती है तो वहां पर उसके चेहरे के ऊपर जितने जख्म होते हैं वो सारे हील होना शुरू हो जाते हैं। तो मास्टर नैमकोंग कहता है कि ये देखो यहाँ पर इस लड़के के पास, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 30 साल होगी, इस लड़के के पास यहाँ पर एक मिथिकल क्रीचर है। एक मिथिकल क्रीचर को एक लड़का कंट्रोल कर सकता है जिसके पास डुअल डिमोनिक की एनर्जी है और वो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। अगर एक मिथिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो फिर ये कुछ भी कर सकता है। और साथ में वहां पर आवाज आती है घोड़ों के कदमों की, यानी कि उसकी फोर्सेज इस तरफ ही आगे बढ़ रही होती हैं। तो मास्टर नैमकोंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फोर्सेज जो है वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे वो लेने के लिए आ रहे हैं। और फाइनली मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जोंगजान के अंदर यानी कि म्यूरियम के अंदर फाइनली मेरे अपने आप को यहाँ पर जाहिर करने का वक्त आ चुका है, खुद अपीयर होने का वक्त आ चुका है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम जा रही हो? तो हमारा हाजिन कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ फाइट करके मुझे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मास्टर उसे कहते हैं तो फिर ठीक है जाओ बच्चे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उनको छोड़कर वापस चल पड़ता है, जाकर अपनी फोर्सेज को वेलकम करता है। तो वो सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं, सभी लोग उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। बाकी के सभी लोग साइड के ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मास्टर नैमकोंग और उनकी पूरी फैमिली जो होती है वो साइड के ऊपर खड़ी ये देख रही होती है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग कैसे यहाँ पर अपने यंग लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। तो मास्टर गू जो होता है उसे कहता है कि यंग लॉर्ड हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं, तो बताएं कब हमें यहाँ पर से निकलना है। तुम्हारा हाची आके बढ़ता है और उसे कहता है कि मास्टर गू तुम्हारी ट्रेनिंग तो पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रही है, यानी कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की और तुम पहले से ज्यादा काफी स्ट्रॉन्गर लग रही हो। तो वो कहता है हाँ मास्टर, यहाँ अगर कोई यहाँ पर अपने वादे को पूरा करता तो फिर मैं यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्गर बन सकता था। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि हाँ मैंने इसके साथ एक वादा किया था, इसने कहा था कि इसकी एक कंडीशन है कि जब चाहे मेरे साथ फाइट करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और मैं पिछले कई महीनों से म्यूरियम के अंदर आया हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाया। तो इसी के साथ ही वो बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ मास्टर हम सभी लोग काफी ज्यादा बेहतर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से, आपकी मेहरबानी की वजह से है। हमें यहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिक्स ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम लोगों
का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। तो ये बात सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, हम लोग इतनी दूर से अपनी टीम को लेकर आपके लिए आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर आपकी मदद कर सके और आप कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। तो हाजिन कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वापस चले जाओ, तुम सभी के यहाँ पर होना ये एक बहुत बड़ी गलती है। जनरल स्ट्रेटजी से कहना कि तुम सभी लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि ये एक स्टेल्थी मिशन नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आकर म्यूरियम के पास अटैक करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाओ। तो मास्टर गू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, क्योंकि हमें वापस जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जरूर बताऊंगा। मुझे पता है कि अगर तुम सभी लोग मेरे साथ यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, स्पेशली तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से मारे जाओ। मेरे लिए यहाँ पर यह मिशन काफी ज्यादा पर्सनल है और तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे मिशन के पर मेरे साथ जाओगे तो तुम सभी लोग यहाँ पर मर सकते हो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वापस चले जाओ, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ। मैं अपनी पोजीशन को भी अच्छी तरह से जानता हूं और मैं तुम सभी लोगों की लॉयल्टी को भी अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे लिए जान देना भी अपने लिए फख्र की बात समझते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से मरो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 175 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर गू और बाकी के सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाएंगे और उसके बाद हमारे हाजिन की अगली लोकेशन क्या होने वाली है, अब वो आगे कौन से सेक्टर में जाने वाला है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर से वापस जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पर कोई अपनी जान गवाए। मैं सभी तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाओ। तुम सभी लोगों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम मेरा है, ये मेरा मिशन है। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग मुझसे पहुंचदा वफादार और मुझसे वफादारी के लिए तुम लोग अपनी जान भी दे सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे वफादारी साबित करने के लिए अपनी जान गवा दो। उसी के साथ ही कैल्डर से कहता है लेकिन इस बात का क्या मतलब है, तुम हमारे लीडर हो, तुम हमारे यंग कट लीडर हो, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता है तो फिर हमारे जिंदा रहने का क्या फायदा। हमारा मकसद ही यहाँ पर तुम्हारी और हमारे लॉर्ड की प्रोटेक्शन है, फिर हम लोग यहाँ पर से वापस कैसे जा सकते हैं, हम लोग मौत से डरते नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग मौत से डरते नहीं हो, लेकिन अगर ये डिमोनिक कल्ट की तरफ से होता है कि डिमोनिक कल्ट यहाँ पर एक फुल ऑन वॉर चाहता तो हम लोग यहाँ पर तुम सभी लोगों का सैक्रिफाइस जरूर लेते और हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर अपने कल्ट के लिए फाइट करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले का मकसद है। इसी वजह से मैं यहाँ पर अकेला अगर अपनी जान गवाता हूँ तो वो मेरे अकेले के लिए होगा, इसी वजह से मैं तुम सभी को यहाँ पर मरता हुआ नहीं देख सकता। तो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन अगर यहाँ पर तुम वाकई में खतरे में हुए और हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं है तो फिर क्या होगा। हमारे डिमोनिक मास्टर यानी कि डीमन गार्ड तो हमें ब्लेम करेंगे और सभी लोग हमें यहाँ पर कहेंगे और हमें भी इस बात का पछतावा रहेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस वजह से खतरे में रहने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम में से यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर मेरे साथ है, जैसे कि यहाँ पर गोंग जैची जो कि मेरे लिए प्लान्स बनाता है, और इस बार मास्टर गू भी यहाँ पर मेरे साथ ही रहने वाले हैं, और साथ ही वहाँ साइड के ऊपर से गोल्डी और साथ में वो बड़ा टाइगर जो होता है वो दोनों वहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। तो टाइगर किंग और गोल्डी जैसे वहाँ पर आते हैं तो वो सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और डोंगफिल तो पहले यहाँ पर उसके साथ है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि देखो मेरे साथ यहाँ पर कितने पावरफुल लोग हैं, मेरे साथ एक मिथिकल क्रीचर और साथ में एक बड़ा सा ब्लैक टाइगर, एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर है। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर मैं इतनी आसानी से मर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी पावरफुल दुश्मन के साथ भिड़ने से पहले तुम सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर कुछ छोटे मोटे टास्क करने वाला हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इस बात को मानोगे। तो एल्डर उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर आपकी विशेष को मानेंगे, क्योंकि आप हमारे यंग लॉर्ड हैं, हमें आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। हम लोग तो बस यहाँ पर से आपसे वजह जानना चाहते थे कि आखिर क्यों आपको हमारी जरूरत नहीं है, और आपने हमें अपनी वजह बता दी है, तो अब हमें यहाँ पर इस बात की शांति है कि आप सेफ रहेंगे, इसी वजह से हम लोग वापस चले जाते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि शुक्र है तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से मान गए। फिर साथ ही वो जो होता है मास्टर नैमगोंग से कहता है कि मास्टर नैमगोंग डैन, क्या आपके यहाँ पर कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं? आज के लिए मुझे पूरे का पूरा रेस्टोरेंट बुक चाहिए, क्योंकि मेरे लोग काफी लंबा सफर तय करके आए, तो आज रात हम लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे और कल सुबह ये लोग यहाँ पर से निकलेंगे, तो क्या आप यहाँ पर इसका बंदोबस्त कर सकते हैं? तो मास्टर कहता है कि हाँ, यहाँ पर इस नैमगोंग फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो मेरे नाम पर हैं, तुम वहां पर जाकर फ्री जो कुछ खाना पीना चाहते हो कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और कल सुबह तुम लोग यहाँ पर से बेशक जा सकते हो, रात यहाँ पर रुक सकते हो, मैं यहाँ पर पूरे का पूरा बंदोबस्त करवा दूंगा। और साथ ही मास्टर नैमगोंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि ये एक डिमोनिक मास्टर है, तो इसे अपने सबऑर्डिनेट्स की परवाह नहीं होगी, यानी कि डिमोनिक लोग जो है वो अपने लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन इसे तो मुझसे भी ज्यादा अपने लोगों की परवाह है। मैं अपने साथ कितने लोगों को हिमालय ड्रैगन पैलेस से फाइट करने के लिए गोस्टवुड फॉरेस्ट के अंदर चला गया था, वहां पर मरवा दिए, लेकिन इसने यहाँ पर अपने साथियों को बचा लिया और अकेला यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके बाद रात का सीन दिखाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर जीप भरकर
पार्टी करते हैं, यानी कि खाते पीते हैं और मजे करते हैं। और हमारा हाजिन जो होता है बाहर खड़ा होता है, गोंग जैची के पास आता है और उसे कहता है गोंग जैची तुम यहाँ पर ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहता है कि नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करना, फिलहाल के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा बेहतर था। तो गोंग जैची कहता है कि जो तुम कर रहे हो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है लेकिन तुम्हें भी तो यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि तुम्हें यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर इसी वजह से तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो गोंग जैची से कहता है कि मास्टर आपका शुक्रिया, और साथ ही अपने पास से पेपर्स निकालता और कहता है कि मैं तुम्हारा अगला शेड्यूल लेकर आया हूँ। तो हाजिन कहता है कि अब आगे हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? तो वो कहता है कि आगे तुम्हें गोंगसन क्लैन की तरफ आगे बढ़ना है। गोंगसन क्लैन के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा कमीने हैं, हालांकि वो भी यहाँ पर मास्टर दाम सोयोंग के नीचे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल कुछ ज्यादा ही अनरूली हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर स्टेज बिछाऊंगा ताकि तुम कॉन्फिडेंट के साथ उस जगह के ऊपर जा सको, तुम्हें बस वहां पर जाना है, जाकर अपने मिशन को पूरा करना है। मैं चाहता हूं कि दुनिया यहाँ पर तुम्हारे डिवाइन कल्ट को यानी डिवाइन डीमन कल्ट को एक्सेप्ट करे। यहाँ पर तुम सभी को डीमन समझा जाता है, लेकिन दुनिया यहाँ पर मानेगी कि तुम लोग भी राइटियस हो सकते हो। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि सभी लोग चले जाते हैं और उनके चले जाने के बाद हमारे जो मास्टर नामगोंग होते हैं पुराने पैट्रियार्च, वो अपने पोते से कहता है तो सभी लोग यहाँ पर से चले गए और वो दोनों थोड़ी देर आपस में वहां पर बात करते हैं। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर अपने बेटे से पूछते हैं क्या तुम्हें उस लड़के ने बताया कि उसका प्लान क्या है, कि वो यहाँ पर म्यूजियम में क्या करने के लिए आया? तो मास्टर डैन उसे कहता है कि हाँ उसने मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो ब्रीफ किया था, उसने बताया था कि वो यहाँ पर आकर राइटियस अलायंस के खिलाफ और सिर्फ राइटियस अलायंस के मास्टर दाम सोयोंग के खिलाफ ही सब कुछ कर रहा है और बाकी के सभी लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मास्टर से कहता है लेकिन अगर यहाँ पर कुछ होता है जिसकी वजह से राइटियस अलायंस को बीच में आना पड़ता है और बाकी के सभी लोगों राइटियस क्लैंस को भी बीच में आना पड़ता है तो फिर हमें उससे फाइट करना पड़ेगी। तो मास्टर डैन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हालांकि हमने यहाँ पर इसे 10 दिन के लिए अपने घर में रखा, अपनी फैमिली में रखा, लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर कभी फाइट होती है तो हम लोग राइटियस हैं और हम लोग उनसे फाइट जरूर करेंगे। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं और साथ ही उसने यहाँ पर जाते हुए ये भी कहा था कि हालांकि वो यहाँ पर अपने मकसद से आया, लेकिन अगर यहाँ पर नामगोंग क्लैन की मदद कर सकता है तो वो नामगोंग क्लैन की मदद जरूर करेगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हालांकि हम लोगों की पाथ्स अलग हैं, वो एक राइटियस, हम लोग राइटियस हैं और वो लोग डिमोनिक है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि जैसा हम लोग उसके बारे में सोचते थे वो उससे काफी ज्यादा अलग है। तो मास्टर डैन कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि डिमोनिक पाथ जो वाकई में काफी ज्यादा अलग है, बस उम्मीद करता हूँ कि जो डिमोनिक पाथ वैसी ना हो जैसी हम लोग सोचते हैं जिसमें हर तरफ खून ही खून होता है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से अपनी कैरेज लेकर सीधा गोंगसन क्लैन की तरफ आके निकल जाता है। तो यहाँ पर से एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसे फ्लाइंग स्वालो पवेलियन कहा जाता है। तो वहां की नेम प्लेट को दिखाता है कि वो टूट चुकी होती है और वहां पर कोई चिल्लाकर कह रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें, हमारे कस्टमर्स और हमारे एम्प्लॉइज को नुकसान मत पहुंचाएं। तो वहां पर एक गुंडा जो होता है वो आकर बैठा होता है और कहता है कि मैं तुमसे एक हफ्ता पहले यहाँ पर कह दिया था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी फैसला करना होगा, तुम हर बार कहते हो कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? ऐसा करते करते पूरे 6 महीने गुजर गए और तुम यहाँ पर अभी तक हमें वो पेमेंट नहीं दे पा रहे जो टैक्स हम तुमसे लेना चाहते हैं, और तुम अभी यहाँ पर हमें टैक्स नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें और समय चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें और समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो ये बंदा जो होता है ये गोंगसन क्लैन का ये एक मास्टर होता है और यहाँ पर मास्टर की तरफ से, लीडर की तरफ से आया होता है ताकि इनके पास से टैक्स वसूल कर सके। तो यहाँ पर इस होटल का जो ओनर होता है वो सोच रहा होता है कमीने कहीं के ये यहाँ पर हमारे पास से टैक्स की रकम को डबल करना चाहता है, ये चाहता है कि मैं 60% टैक्स दूं। अब बताओ कि मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूं, मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहा हूं, मुझे इंग्रेडिएंट्स भी लाने हैं, मुझे सैलरीज भी देनी है, फिर मैं 60% प्रॉफिट इन्हें कैसे दे सकता हूं? ये तो वहां पर बहुत ही बड़ा नाजायज मुतालबा है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि 60% बहुत ज्यादा है? तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुमसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं? तो वो रेस्टोरेंट वाला बंदा जो होता है उसे कहता है कि सर सिर्फ 40% के साथ मैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करूंगा? मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी लेकर आऊंगा और सैलरीज भी दूंगा, मैं यहाँ पर कैसे रेस्टोरेंट को चला सकता हूं? तो वो उसे कहता है तो फिर अपने वर्कर्स को सैलरी कम कर दो, हमें 60% चाहिए। तो वो कहता है अगर मैं अपने वर्कर्स को सैलरी कम दूंगा तो वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास मैन पावर कम हो जाएगी और मेरे पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, और कस्टमर्स नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको 60% कैसे दे पाऊंगा? इसलिए प्लीज यहाँ पर सर इसको सोचे, इसके बारे में सोचे, हम लोग पहले आपको यहाँ पर 40% दे रहे हैं और 40% मुझे लगता है कि ठीक है। तो इसी के साथ ही वो गुंडा जो होता है उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम तो यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास से पैसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? हम यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं ताकि तुम्हें यहाँ पर बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो, ना ही कोई तुम्हारे पास से आकर पैसे लूटे, और बदले में तुम यहाँ पर हमें टोल फीस देते हो, और यही वो टोल फीस है जिसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया और अब तुम्हें यहाँ पर तकलीफ हो रही है। और इसी के साथ ही वो गुंडा जो होता है उसका हाथ पकड़ता है, टेबल के ऊपर रखता है और कहता है कि अब यहाँ पर अगर तुमने 60% के ऊपर नहीं माना तो फिर तुम्हारा हाथ काटूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 176 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर आने के बाद क्या करने वाला है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 177 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो गुंडा जो होता है वहां पर उस पवेलियन मास्टर का हाथ पकड़ता है और उसे पकड़कर काटने लगता है और कहता है अगर तुम जहां पर हमें 60% नहीं दोगे तो फिर जहां पर तुम्हारा एक हाथ कटेगा और अगर तुम जहां पर फिर ना करोगे तो फिर तुम्हारा दूसरा हाथ कटेगा। तो वो जहां पर उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था और उनके पास से वहां पर 60% टैक्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बेचारे की तो 60% कमाई भी नहीं होती। तो जैसे वो गुंडा जो होता है वहां पर उसका हाथ काटने लगता है यानी कटवाने लगता है तो उसका साथी अपनी तलवार घुमाकर उसका हाथ काटने लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो, लेकिन साथ उस लड़के की तलवार गिर जाती है क्योंकि वहां पर हमारा हाजिन पहुंच आता है। हाजिन अपने साथ वहां पर डोंगबिल को लेकर आता है। वो वहां पर आने के बाद कहता है कि तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जहां पर ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ 40% के ऊपर चल सकता है, तुम 60% की डिमांड कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं मांगना चाहिए जो कि तुम्हें नहीं मिल सकता। और साथ ही वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पर ये बिजनेस कैसे कर पाएंगे। जब किसी के साथ वो गुंडा उसे कहता है कि तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर हमारे काम के बीच में अपनी टांग अड़ाने की। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो कि जहां पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को सबक सिखाने के लिए आया हूं। इस म्यूजियम के अंदर तुम सभी लोग अपने आप को राइटियस कहते हो, लेकिन तुम सभी लोग जहां पर सबसे ज्यादा कमीने और घटिया हो। तो इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उनसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी को हार माननी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी ये नहीं लेने दूंगा। मुझे पता है कि तुम लोग गांगसन क्लैन की तरफ से हो। और साथ ही उनसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका। तो गुंडा उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर एक बच्चे और तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। जब किसी के साथ ही हाजिन डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल आगे बढ़ो और डोंगपिल कहता है कि जी यंग मास्टर। और इसी के साथ ही डोंगपिल जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जबकि वो सभी लोग जो होते हैं जब वहां पर सुनते हैं कि इसने उसे यंग मास्टर कहा है तो वो कहते हैं कि ये क्या, इस तरह के टाइटल्स तो डिमोनिक कल्ट के लोग एक दूसरे को देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग डिमोनिक कल्ट से आए हैं। तो हमारा डोंगपिल जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनों कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट को सिर्फ डिमोनिक कल्ट कहने की, हम लोग डिवाइन डिमोनिक कल्ट से हैं। और साथ ही वो उनके पर अटैक करके उन सभी की तलवारें काट देता है और फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब अपना मुंह संभाल कर बात करना, हमें हीवनली डीमन डिवाइन कल्ट कहा करो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाते हैं कैरेज के अंदर का, जहां पर हमारी मिस रिन जो होती है वो हमारी अंगवा से कहते हैं कि अंगवा मुझे और खाने को दो, मुझे थोड़ा सा और जर्की चाहिए। तो वो उसे कहते हैं थोड़ी देर पहले जो तुमने खाया था। तो रिन उसे कहते हैं लेकिन मुझे आजकल कुछ ज्यादा भूख लग रही है और मैं जब कुछ ज्यादा सोचती हूँ तो फिर मुझे और भी ज्यादा भूख लगती है, तो प्लीज क्या तुम थोड़ा सा मुझे दे नहीं सकती। तो अंगवा उसे कहती है नहीं, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें और पीस दे दूंगी तो फिर बाकी सभी का क्या होगा, सभी को यहाँ पर बराबर का मिलना चाहिए ना। हो सकता है कि हमारा सफर और ज्यादा लंबा हो जाए तो फिर यहाँ पर हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो रिन उसे कहती है कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, सिर्फ एक पीस से क्या ही हो जाएगा। तो अंगवा उसे कहते हैं कि तुम मोटी हो जाओगी और अगर तुम मोटी हो जाओगी तो मार्शल आर्ट भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे और कोई लड़का भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो रिन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मोटी होने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक इंसान जिसे यहाँ पर खाना खाना पसंद है वो कभी यहाँ पर खाना खाकर मोटा नहीं होता क्योंकि ये उसकी हॉबी होती है। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर खाना दे दो, प्लीज मुझे यहाँ पर एक पीस दे दो। तो हमारी अंगवा जो होती है वो अपने पास एक पीस निकालती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक पीस दे देती हूँ लेकिन दोबारा नहीं मिलेगा। जब किसी के साथ ही मास्टर गून के सामने बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। मास्टर गू से कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही हो, क्या तुम लोग आराम से बात नहीं कर सकती। तो हमारी रिन उसे कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी वजह से कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो। तो मास्टर गू से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रहा हूँ। तो रिन उसे कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक गेस्ट हो, तो एक गेस्ट की तरह यहाँ पर बैठे रहो ना। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी तरह ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे कि हम लोग फ्यूनरल के ऊपर आए हैं। तुम तो ऐसे बैठो जैसे कि तुम्हारे सामने यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हो और तुम चुपचाप वहां पर उसका श्राद्ध कर रहे हो। तो हमारा जो मास्टर गू होता है उसे कहता है कि चलो ये बात तो मान ली कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन तुम जरा अपनी तरफ देखो, तुम नादरन आइस पैलेस की यंग मिस और तुम यहाँ पर किस तरह से बिहेवियर कर रही हो, जरा अपने बिहेवियर की तरफ गौर से देखो, तुम बैठी किस तरह हो, तुम बातें किस तरह कर रही हो। अगर तुम मेरे यंग लॉर्ड की दोस्त नहीं होती तो फिर मैंने तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखा दिया होता कि तुम यहाँ पर जरा तमीज से पेश आओ क्योंकि तुम यहाँ पर एक पूरे के पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो। इस वक्त तुम यहाँ पर जो इंप्रेशंस बना रही हो मुझे देखकर मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया हो गया है कि तुम्हें यहाँ पर मैनर्स की कमी है। हालांकि मैंने तुमसे कोई बात भी नहीं की, ना ही मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई तंग किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे जज करते हुए कह दिया कि मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे फ्यूनरल के ऊपर आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर वाकई में मैनर्स की कुछ कमी है। तुम्हारी मिस रीन जो होती है उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी शर्मिंदा होती है, फिर साथ उसे कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम मुझसे बड़े हो इसी वजह से मैं इस बात को इग्नोर कर देती हूँ और साथ ही यहाँ पर तुमसे माफी भी मांग लेती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा महसूस हुआ। आइंदा मैं इस बात की बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हार्श लफ्जों को यूज कर दिया है। और साथ ही मिस रिन जो होती है अंगवा से कहता है कि चलो अंगवा मुझे यहाँ पर एक और जर्की का पीस दे दो, मुझे अब यहाँ पर भूख लगी है, जब मैं गुस्सा आती हूँ तो फिर मुझे भूख लगती है। तो इसी के साथ उन्हें वहां पर कैरेज के अंदर एक शॉक वेव महसूस होती है। तो रिन कहती है कि ये क्या हुआ, लगता है किसी ने अटैक किया है। तो मास्टर गू हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या इतना मामूली सा यहाँ पर शॉक वेव था जो कि इसने यहाँ पर महसूस कर लिया।
लगता है कि यंग मास्टर ने इसी वजह से इस लड़की को अपने साथ रखा है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की शॉक वेव को महसूस कर सकती हो? तो वो कहती है हाँ मैं इसको महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर इसको महसूस नहीं कर सकती? मैंने इसको महसूस किया तभी तो तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन और डोंगबिल दोनों वहां पर उन सभी लोगों को मार पीट कर भगा देते हैं। तो हाजिन कहता है कि क्या वो लोग यहाँ पर वापस आएंगे? तो वो कहता है कि हाँ सर वो लोग यहाँ पर वापस आएंगे। हाजिन कहता है तो फिर उनके वापस आने से पहले पहले हम लोग यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो वो पवेलियन ओनर से कहता है क्या तुम हमें यहाँ पर कुछ अच्छा खाने को दे सकते हो? तो वो कहता है कि सर हमारे पास यहाँ पर अच्छा खाने को तो है, लेकिन साथ ही वो कहता है लेकिन सर आपको यहाँ पर से जाना होगा, प्लीज अभी यहाँ पर से वापस चले जाओ। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है जानबूझकर उन सभी को पीटने के बाद उस गुंडे और उसके साथियों को वहां पर से भेज देता है। कहता है कि वापस जाओ, जल्दी से जाकर अपने लीडर को बुला कर लाओ। अगर तुम्हारा सेक्टर लीडर खुद यहाँ पर तुम्हारे साथ आता है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी पूरे सेक्टर की फोर्सेस को लेकर आना। वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। तो पवेलियन लॉर्ड वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर उन सभी को मार पीट कर भगा दिया और उसके बाद उन्हें यह भी कह दिया कि अपनी फोर्सेस को लेकर वापस आना। तो हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ पूछा है कि क्या खाने को कुछ मिलेगा? तो वो कहता है सर प्लीज आपको यहाँ पर से चले जाना चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग जल्दी से यहाँ पर आने वाले होंगे। गोंगसन क्लैन के सभी वॉरियर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद आप उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर से चले जाए। आपने हमारी मदद की, इतना आपके लिए काफी है, लेकिन अब यहाँ पर हमारी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो हाजिन कहता है कि वाकई में राइटियसनेस के कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं जैसे कि ये इंसान। हालांकि इसकी मैंने मदद की, इसे तो ये चाहिए था कि अगर वो लोग वापस आते हैं तो हमें यहीं पर रुककर इसकी और मदद करनी चाहिए, लेकिन ये हमें बचाने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर से चले जाओ। इसका मतलब यह है कि इसे वाकई में हमारी यहाँ पर परवाह है। इसी वजह से मैं यहाँ पर ऐसे ही लोगों के लिए तो यहाँ पर राइटियस लाइंस को खत्म करना चाहता हूँ ताकि राइटियस लोग जो है यहाँ पर इस म्यूजियम के अंदर जिंदा रह सकें। और इस जैसे राइटियस के लोग वो यानी उस गुंडे जैसे राइटियस लोग जो कि गोंगसन क्लैन से हैं उन जैसे लोगों का खात्मा किया जा सके जो लोग यहाँ पर इनके पास 60% टैक्स लेने के चक्कर में हैं। हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो वो कहता है जी आप पूछ सकते हैं। तो हाजिन कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड में कोई सेक्टर नहीं है जो कि तुम्हें सपोर्ट कर सके? तो वो कहता है नहीं। तो हाजिन कहता है तो फिर तुम यहाँ पर बिजनेस कैसे चला रहे हो? फिर तुम यहाँ पर बताओ किसी छोटी मोटी गैंग के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन हो? तो वो कहता है नहीं सर किसी गैंग के साथ भी नहीं। तो हाजिन कहता है क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो वो उसे कहता है कि हाँ सर इसके पीछे एक वजह है और वो वजह ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी सेक्टर की बैकिंग लेंगे, यानी कि अगर हम लोग किसी सेक्टर के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और जब भी कभी यहाँ पर फाइट होती है म्यूजियम की और वो सेक्टर बर्बाद हो जाता है तो फिर हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर इससे नुकसान होगा क्योंकि हम लोग भी उनके साथ कनेक्टेड है और हमारे पर भी अटैक होगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस गोंगसन क्लैन जैसे एक छोटे गुंडे वाले क्लैन लोगों को यहाँ पर भत्ता देते हैं, यानी कि महीने का टैक्स देते हैं। हम उन्हें टैक्स देते हैं और बदले में वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और ऐसा अगर यहाँ पर गोंगसन क्लैन के ऊपर कोई अटैक भी करता है तो इससे हमारे बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ उनको टैक्स दे रहे थे और अगर उनकी जगह के ऊपर कोई और आएगा तो हम उनको टैक्स दे देंगे। तो हाजिन उसे कहता है अच्छा तो ये वजह है कि तुम यहाँ पर म्यूजियम के किसी भी सेक्टर की सपोर्ट नहीं चाहते? तो वो कहता है जी सर फिलहाल के लिए तो ऐसा ही है, लेकिन असल में यहाँ पर मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा था और उसके लिए मैं यहाँ पर एक सेक्टर मेरे जहन में है जिस सेक्टर के साथ मैं यहाँ पर कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो सेक्टर जब यहाँ पर से काफी ज्यादा दूर भी और साथ ही वो काफी ज्यादा फेमस सेक्टर है और पता नहीं वो लोग हमारा साथ देने को तैयार होंगे भी या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 177 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लड़का किस सेक्टर के बारे में बात कर रहा है और साथ ही हम लोग देखेंगे जब गोंगसन क्लैन का लीडर यहाँ पर आएगा तो फिर क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 178 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था उस लड़के से पूछ रहा था कि क्या तुमने यहाँ पर किसी सेक्टर को ज़हन में रखा हुआ है जिसके साथ तुम यहाँ पर पैचअप करना चाहते हो? तो वो लड़का उससे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर एक सेक्टर के बारे में सोचा तो है जिस सेक्टर के साथ हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो सेक्टर के लोग मानेंगे भी या नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा राइटियस सेक्टर है। हमारा हाजिन उसे कहते तो फिर बताओ कि तुम किस सेक्टर के बारे में सोच रहे हो? तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर नामगुंग सेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि नामगुंग क्लैन के लोग जो है वो बाकी सभी सेक्टर से बहुत ज्यादा अलग हैं, वो प्योर राइटियस हैं। मैंने उनके बारे में सुना है कि यहाँ पर जितने भी राइटियस लोग हैं वो इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर उनके साथ डील करने में कामयाब रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगी और साथ ही मुझे यहाँ पर बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गोंगसन क्लैन के लोग दोबारा हमें तंग भी नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरा मकसद यहाँ पर नामगुंग क्लैन की एक ब्रांच बनाना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं यहाँ पर उनको एक ब्रांच देना चाहता हूँ ताकि नामगुंग क्लैन के लोग यहाँ पर से ऑपरेट कर
सके और उनको यहाँ पर आने से काफी ज्यादा फायदा होगा और इस पूरे एरिया के अंदर भी नामगुंग क्लैन का ही नाम होने वाला है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आनवी के अंदर और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जिनके साथ तुम यहाँ पर पैचअप कर सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन नामगुंग क्लैन उन सभी में सबसे बेस्ट है। तो हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है। एक तो इसने यहाँ पर सबसे बेस्ट सेक्टर को चूज किया जो वाकई में राइटियसनेस के लिहाज से सबसे बेस्ट है और इसे उससे काफी फायदा भी होगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता है, ना सिर्फ अपने लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए बल्कि उनके सेक्टर को भी उनकी ब्रांच बनाकर उसको बड़ा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बंदे दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं जो कि अपनी तरक्की और दूसरों की तरक्की के बारे में सोचते हैं और यहाँ पर कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसे एक मौका दूं तो मुझे लगता है कि ये वाकई में यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और यहाँ पर किसी को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यूज और इसके स्किल्स को देखा जाए तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी इससे फायदा हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरों को अपने साथ खींचकर नहीं लाना चाहता, यानी कि अपने मसलों में दूसरों को नहीं फंसाना चाहता और इसी तरह के लोग जो होते हैं हमेशा आगे जाते हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का ओनर बन पाया है। तो मैं हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि नामगुंग क्लैन यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर है और नामगुंग क्लैन के साथ तुम यहाँ पर जो है वो अपना पैचअप भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा क्लैन है और उनके पास फिलहाल के लिए इतना वक्त भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक सेक्टर रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरे पास एक सेक्टर है जो कि तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट दे सकता है, तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता है और साथ ही तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं लेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सेक्टर के साथ तुम्हें जुड़वा सकता हूँ। तो वो कहता है कि सर आप यहाँ पर किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? तो हाजिन उसे कहता है कि मैं हाउ फैक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या तुम हाउ फैक्शन के साथ जुड़ना चाहोगे? तो ये बात सुनते ही वो बंदा कहता है क्या वाकई में हाउ फैक्शन के साथ? तो वो कहते हैं हाँ हाउ फैक्शन के साथ। वो लोग जो है हमेशा यहाँ पर उनका ठीक है, उनका जो सेक्टर है वो फिलहाल के लिए काफी ज्यादा लो है, लेकिन जब यहाँ पर बैगर सेक्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हाउ फैक्शन यहाँ पर सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क रह जाएगा। और हाउ फैक्शन जो है वैसे भी यहाँ पर आसपास के बहुत सारे सेक्टर्स के साथ मेल मिलाप कर रहा है। बहुत ही जल्दी उनका सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है और बदले में वो तुमसे कुछ लेंगे भी नहीं, यानी कि वो तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे और यहाँ पर अपना बेस बनाएंगे जिसकी वजह से तुम उनके नेटवर्क को आगे फैला सकते हो और बदले में यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बात सुनते ही वो लड़का जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सर प्लीज प्लीज यहाँ पर हाउ सेक्टर के साथ मेरी मीटिंग करवा दें, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने हाउ फैक्शन के बारे में सुना है कि वो लोग यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फीस नहीं लेते, यानी कोई भी टैक्सेस नहीं लेते, बस उन्हें यहाँ पर एक बेस चाहिए होगा जहाँ पर से वो लोग ऑपरेट कर सके और बदले में वो लोग यहाँ पर हमारी मदद भी करेंगे। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम तो पहले यहाँ पर नामगुंग क्लैन का कह रहे थे। तो वो कहता है कि नामगुंग क्लैन भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर हाउ फैक्शन के साथ जुड़ना चाहूंगा। मैंने सुना है कि हाउ फैक्शन के लोग रेस्टोरेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि हमारे सेक्टर को, हमारे इस पवेलियन को नुकसान पहुंचता है तो हाउ फैक्शन वाले पूरी तरह से हमें इंश्योरेंस कवर करते हैं, यानी कि पूरी तरह से इस सेक्टर को, हमारे इस पवेलियन को दोबारा से रिस्टोर करके देंगे और बदले में हमसे कुछ लेंगे भी नहीं। मैं इसी वजह से हाउ फैक्शन की भी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं। तो हाजिन कहता है इसका मतलब यह है कि हाउ फैक्शन यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, मैं हाउ फैक्शन के लीडर से तुम्हें मिलवा दूंगा, तुम दोनों की आपस में बात करवा दूंगा, लेकिन हाउ फैक्शन के लोगों का यह फैसला होगा कि क्या वो यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करना चाहते हैं या फिर नहीं, और ये ऊपर से तुम्हारे निगोशिएशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या तुम उन्हें मना पाते हो या नहीं। तो लड़का उसे कहता है कि सर मेरे लिए इतना ही काफी है, बस यहाँ पर उनके सेक्टर लीडर के साथ मेरी डील करवा दे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर गॉन्गसन क्लैन के लोगों से तो निमट ले। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, आप तो हम लोग तो यहाँ पर इस बार में भूल ही गए थे, प्लीज सर जल्दी से यहाँ पर से चले जाएं, गॉन्गसन क्लैन के लोग यहाँ पर आते ही होंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर इस बेचारे को क्या पता कि हम लोग गॉन्गसन क्लैन को तो वाइप आउट करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारी गोल्डन फॉक्स जो होती है वो घूम रही होती है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं उसकी जो स्पेशल सेड्यूसिंग पावर होती है उसके साथ वहां पर प्रभावित हो रही होती है। तो वो वहां पर पावर्स को यूज करते हुए सभी लोगों को गैदर कर लेती है। शायद यहाँ पर हमारे हाजिन ने स्पेशली खुद उसे भेजा था कि आसपास के गांव के जितने लोग हैं सभी को यहाँ पर गैदर कर लाओ। तो इसी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग पहले से आकर जमा होते हैं और हमारा हाजिन भी बाहर निकल कर आता है। जब हाजिन वहां से बाहर निकल कर आता है, गोल्डी के सर पे हाथ फेरता है, तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन क्रीचर है, क्या ये एक बड़ी सी फॉक्स है? लेकिन ये लड़का यहाँ पर लगता है इसका ओनर है जो कि उसके सर के ऊपर हाथ फेर रहा है। तो फिर साथ ही साइड के ऊपर से गॉन्गसन क्लैन के लोग भी निकल कर आ जाते हैं और गॉन्गसन वैंग खुद वहां पर आता है जो कि गॉन्गसन क्लैन का लीडर है। तो हमारा हाजिन उसके चेहरे के ऊपर बने हुए बड़े से कट को देखता है और कहता है कि मैंने इस बंदे को पहले कहीं पर देखा है, और साथ ही वो कहता है कि मेरी पास मेमोरीज मुझे अच्छी तरह से याद है जब डैम सोयोंग जो था उसने अपने अलायंस लीडर, जब अलायंस लीडर बना था तो उस बहुत सारे लीडर्स जो थे उससे मिलने के लिए आए थे, बहुत सारे यंग सेक्टर लीडर्स उससे मिलने के लिए आए थे और उनमें से मुझे ये बंदा भी दिखाई दिया था। इसके चेहरे के ऊपर जो स्कार है, इस स्कार को भूलना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि ये स्कार दूर से दिखाई दे जाता है। इसी वजह से मुझे आज तक ये बात याद है। इसे गॉन्गसन क्लैन का यंग मास्टर नियुक्त किया गया था और आज यहाँ पर ये गॉन्गसन क्लैन का लीडर बन चुका है। लेकिन ये उस वक्त भी कमीना इंसान था और आज भी यहाँ पर एक कमीना इंसान है। इसी के साथ ही मास्टर गॉन्गसन वैंग जो था उसे कहता है कि
तुम ही वो लोग जिन लोगों ने जहाँ पर हमारे काम में टांग अड़ाई है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ हम ही वो लोग हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं जहाँ पर यही सोच रहा था कि तुम्हारा वह गुंडा अपने साथ कुछ और गुंडों को लेकर आएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर खुद आ जाओगे, गोंगसन क्लैन के लीडर। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर खुद आना पड़ता है। तुम कमीने लोग यहाँ पर हमारे बिजनेस में टांग अड़ाओगे तो फिर क्या मैं यहाँ पर खुद नहीं आऊंगा? मैं खुद यहाँ पर तुम्हारी टांगे टूटते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर ये करने की? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है बस करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी है, लोग मेरी टांगे तोड़ना चाहते हैं, लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है बकवास बंद करो, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है क्योंकि तुम यहाँ पर राइटियस अलायंस के मेंबर हो और तुम्हें वहां पर से काफी सारी भारी रकम मिलती है, और साथ ही तुम्हारा काम यहाँ पर इन लोगों को प्रोटेक्शन देना है, इनके बिजनेस को प्रोटेक्शन देना है। तो फिर तुम कमीने लोग यहाँ पर इनके पास 60% की डिमांड कैसे कर सकते हो कि ये लोग यहाँ पर बिजनेस कैसे कर पाएंगे अगर तुम लोग यहाँ पर इनके पास 60% की डिमांड करोगे? बाकी के सभी गांव वाले जो थे वो भी ये बातें सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या गोंगसन क्लैन के लोग यहाँ पर इन होटल ओनर्स के पास 60% की डिमांड कर रहे हैं? 60% के साथ तो यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये लोग यहाँ पर इतना पैसा कैसे मांग सकते हैं? तो वो सभी लोग जब वहां पर बातें करते हैं तो मास्टर गोंगसन वैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सभी के सामने इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? और साथ ही वो चिल्लाकर बाकी सभी लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये लड़का तो यहाँ पर मेरे हाथ से मरेगा, क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो? और साथ ही वो कहता है कि मैं बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर तुम्हारी एक बाजू कटेगी, तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने मेरे कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की है, तो अगर तुम खुद अपना एक बाजू काट कर मुझे देते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और जैसे वो इतनी बात करता है तुम्हारा हाजिन कहता है कि एक बाजू, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया है। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागता हुआ जाता है। गोंगसन वैंग जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, उसे समझ भी नहीं आती कि कब ये हो गया, उसका एक बाजू कट जाता है। हमारा हाजिन उसका बाजू पकड़कर साइड के ऊपर खड़ा होता है और कहता है लो यहाँ पर मैंने तुम्हारा एक बाजू काट दिया, अब बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें जो जो चाहिए मुझे बताते जाओ, मैं वो काटता जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 178 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या यहाँ पर गोंगसन क्लैन के सभी लोगों को हमारा हाजिन मार डालेगा, क्योंकि उसका असल मकसद यहाँ पर वायलेंस को खत्म करना और अपने हीवनली डीमन डिवाइन कर्ल को सभी लोगों के सामने साबित करना है कि वो अच्छे लोग हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 179 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है वहां पर उस गोंगसन क्लैन के लीडर का बाजू काट देता है। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट इन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, जहां पर फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं वो अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर फिर से किसी जगह के ऊपर दिखाई दिया है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि लास्ट टाइम मैंने उसे यहाँ पर नैमगोंग क्लैन में देखा था, फिर 10-15 दिन के लिए नैमगोंग क्लैन में रुका था, हीवनली ड्रैगन पैलेस के साथ फाइट करने के बाद जख्मी होकर वहां पर रिकवर करने के लिए रुका था, और उसके बाद वहां पर से आगे बढ़ा और अब जहां पर इस वक्त वो नैमगोंग क्लैन में है, यानी नैमगोंग क्लैन के साथ वो भिड़ रहा है। तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है इसका मतलब यह है कि अगर वो नैमगोंग क्लैन में था तो 80% चांसेस है कि वो नैमगोंग मास्टर नैमगोंग से भी मिला होगा, यानी स्वर्ड किंग से भी मिला होगा। और मुझे लगता है कि स्वर्ड किंग की जो नेचर है वो उससे जरूर फाइट की होगी, क्योंकि वो यहाँ पर जब भी किसी पावरफुल ओपोनेंट को देखता है तो उससे फाइट करता है। तो जनरल स्ट्रेटजी उससे कहता है कि मेरी यहाँ पर आंख इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है कि दोनों ने यहाँ पर आपस में फाइट की हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों की फाइट अगर होती है तो फिर हमारे स्वर्ड किंग जो है उन्होंने फाइट को जीता होगा, क्योंकि स्वर्ड किंग जो है वो एक्सपीरियंस के मामले में, तलवारबाजी के मामले में उस बच्चे से ज्यादा पावरफुल हैं। चाहे यहाँ पर उस लड़के की इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा क्यों ना हो, उसके पास डिमोनिक एनर्जी कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन डिमोनिक एनर्जी के मामले में अगर यहाँ पर बात की जाए तो स्वर्ड किंग खुद से एक लेजेंड है और स्वर्ड किंग यहाँ पर उसे फाइट में हरा दिया होगा। फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि इस तरह की फाइट्स में यही तो बात होती है कि हम लोग यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन इस फाइट को जीता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि सुप्रीम राम में और दूसरा अल्टीमेट सुप्रीम पीक राम में है जो कि डिमोनिक मास्टर है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मास्टर नैमगोंग ही इस फाइट को जीते होंगे, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा कमाल का है और ऊपर से दूसरा लड़का जो है वो डिमोनिक कर्ल का यंग लीडर है जो कि किसी से डरता नहीं है। जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर मास्टर नैमगोंग के बारे में इतना कह सकता हूँ कि वो ग्रैंड मास्टर बनने के लायक है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कमाल की है, इसी वजह से तो उन्होंने यहाँ पर उसके डिमोनिक यंग मास्टर होने के बावजूद उसे अपनी फैमिली के अंदर रुकने दिया। हालांकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि राइटियसनेस के अंदर डिमोनिक सेक्टर का साथ देने का मतलब यही है कि वो गद्दार है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना दिल बड़ा किया और उसके साथ ऐसा किया। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का जो है वो खुद ही अपना एक चार्म रखता है, वो लड़का जहाँ पर किसी से भी बात करके उसे मना सकता है, जैसे कि उसने मेरे साथ बातचीत की थी। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को पूरा करना होगा, अगर हमारा उसके साथ एक समझौता हुआ है तो फिर हमें उस समझौते को पूरा करना ही पड़ेगा। तो जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है तो सर फिर आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैंने पहले से सारी तैयारियां मुकम्मल कर दी हुई है, तो क्या हम लोग उस प्लान को एक्टिवेट करें। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि हाँ अपने
प्लान को एक्टिवेट करो। हमें यहाँ पर डिमोनिक यंग मास्टर के लिए रास्ता बनाना होगा ताकि दुनिया को उस बारे में पता चल सके कि डिमोनिक सेक्टर के लोग जो है वो यहाँ पर म्यूरियम के अंदर आ गए हैं, लेकिन वो बुरे नहीं है, वो डीमंस नहीं है, बल्कि वो भी अच्छे हैं। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है राइटियर्स हिमालय अलायंस में लीडर डैम सोयुंग का दिखाया जाता है कि डैम सोयुंग सोच रहा होता है कि आखिर वो बंदा कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आखिर कौन लोग है जो कि यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, क्योंकि मुझे इतना तो पता चला है कि कोई यहाँ पर मुझे मारना चाहता है। और साथ ही डैम सोयुंग के बारे में बताया जा रहा था कि डैम सोयुंग जो है वो एक जीनियस इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है बल्कि वो एक जीनियस भी था। जब वो अपने प्राइम पर नहीं था, यानी जब वो यहाँ पर एक अलायंस लीडर नहीं था, उससे पहले वो यहाँ पर इतना जीनियस था कि उसने अपने दिमाग को यूज करके सभी लोगों को इस्तेमाल किया और सभी को इस्तेमाल करके अलायंस लीडर की गद्दी को हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद उसके दुश्मन बचे ही नहीं, उसने अपने दुश्मनों को मरवा दिया। उसके पास अपनी असैसिन्स की एक फोर्स थी जो भी उसके खिलाफ जाता उनको मरवा देता, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसे अपना दिमाग ज्यादा यूज करने का मौका नहीं मिला और वह गद्दी के ऊपर बेचैन होकर बड़े आराम से बैठा हुआ था ताकि उसे पता था कोई उसके खिलाफ नहीं जाने वाला। लेकिन अब जबकि यहाँ पर उसे दोबारा एक दुश्मन निकल कर आया है जो कि उसको चैलेंज कर रहा है, तो फिर उसे अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा। हालांकि अब उसके पास पावर भी है, लेकिन अब उसे यहाँ पर अपने दिमाग को यूज करते हुए सॉर्ट आउट करना होगा सारे प्लान्स को कि कैसे यहाँ पर इन सभी से निपटा जा सके। कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है। इसी के साथ ही मास्टर डैम सोयुंग के पास वहां पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज जो होता है उसके पास डिमोनिक सेक्टर के लोगों के बारे में होता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग आजकल हमारे म्यूरियम के अंदर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं और वही मेरे खिलाफ होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनके पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हालात इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि कभी मेरे पास यहाँ पर अपनी असैसिन्स की फोर्स में से एक हुआ करता था एक बंदा जिसे असैसिनेशन किंग कहते थे। असैसिनेशन किंग जो था वो एक बहुत ही महान असैसिन था और उसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। उसकी बॉडी के अंदर एक कीड़ा डाल दिया था जिसकी वजह से पूरी तरह से वो मेरे कंट्रोल में था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए थी और वो आजादी थी। और मैं हर वक्त उसे लालच देता कि तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हें बस मेरा ये काम करना है। जब तक मैं अलायंस लीडर नहीं बन गया, ये समझ लो कि मेरे अलायंस लीडर बनने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। मैंने बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे मंत्रियों की जान ली थी उस असैसिन के हाथ से, उसी की वजह से मैंने यहाँ पर इस गद्दी को हासिल किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब यहाँ पर उस वेरिएबल को खत्म कर देना चाहिए जो कि कल को मेरी गद्दी के लिए यहाँ पर खतरा बन सकता है। तो मैंने चुन हाजिन को मरवाने के लिए इनएस्केपेबल नेट का यूज किया और वहां पर उसे बहुत सारे लोगों की मदद से मरवा दिया ताकि वो दोबारा कभी यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़ा ना हो सके। लेकिन आज मुझे यहाँ पर चुन हाजिन की याद आ रही है कि काश चुन हाजिन मेरे पास जिंदा होता तो मैं यहाँ पर उसे यूज कर सकता था। ऐसे समय में चुन हाजिन मेरे बहुत ज्यादा काम आता। लेकिन खैर अब जबकि जो यहाँ पर से जा चुका है वो तो जा चुका है, अब मैं यहाँ पर उसके बारे में क्या ही कर सकता। वो मेरी हिस्ट्री थी और अब मुझे यहाँ पर अपनी हिस्ट्री को रीराइट करना है। मुझे यहाँ पर एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ रहा है और उस दुश्मन से निमटने के लिए मुझे भी चालाकी अपनानी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर हमारा हाजिन जो होता है उस मास्टर गॉगसन का एक बाजू काट देता है और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, इसने हमारे पैट्रियार्च का बाजू काट दिया। तो पैट्रियार्च लाकर कहता है बेवकूफो वहां पर खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो, इसे मार डालो। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हाजिन जो होता है इसी के साथ ही वहीं पर खड़ा होता है, जबकि उसकी जो गोल्डी होती है वो बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आगे बढ़ती है। तो गोल्डी उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करती है। वो अपने पंजे और अपने दांतों के साथ उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को जख्मी करके वहीं पर ग्राउंड के ऊपर फेंक दी जाती है और साथ ही वहां पर अपनी फियर वाली पावर को रिलीज करती है, अपनी डोमिनेंस की पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग घबरा जाते हैं और वहां पर से डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं ताकि यहाँ पर दूर से होकर अटैक करे। तो कुछ लोग जो होते हैं गोल्डी को संभाल रहे होते हैं, कुछ लोग हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो हाजिन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा हाजिन जो होता है बड़े ही शांत तरीके के साथ, यानी बड़े एक हाई लेवल के मास्टर की तरह उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो उन सभी के ऊपर अटैक भी कर रहा था, साथ ही वहां पर बिल्कुल भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही होती। और ये देखकर हमारा डोंगपील जो होता है वो काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि देखो तो जरा, हमारे मास्टर जो है यहाँ पर शांत रहते हुए अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए उन सभी के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा है कि उन सभी की जान ना जाए। वो सिर्फ उनको जख्मी कर रहा है और उन सभी को जख्मी करना अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए, जब एक अल्टीमेट सुप्रीम राम के मास्टर हूं और आप एनर्जी को इस तरह से कंट्रोल करें, ये सिर्फ और सिर्फ कोई हाई लेवल का मास्टर ही कर सकता है। पता नहीं कब मैं यहाँ पर अपने मास्टर की तरह ये सब कुछ कर पाऊंगा। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सभी को जख्मी करके ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है, फिर साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना पांव मारता है तो एक अलग तरह की एनर्जी निकलती है, एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और हमारा हाजिन जो होता है बाकी लोगों से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और उस ब्लैक एनर्जी को रिलीज करने के बाद इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और ये बहुत ही खास टेक्निक होती है जो कि कभी यहाँ पर डीमन गार्ड ने यूज की थी। तो हमारा डोंगपील इस बात से काफी हैरान होता है कि ये कौन सी टेक्निक है, क्योंकि डोंगपील ने इस टेक्निक को पहले नहीं देखा। तो हाजिन जब अपनी ब्लैक ओरा को रिलीज करता है तो ये हेवनली डिमोनिक एम्परर की होती है जो कि उन सभी के ऊपर दबाव डालती है और वो सभी लोग जो होते हैं वहीं पर उनके मुंह से
ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर से उनका दम घोंट रहा होता है और वो सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बस यहाँ पर इसे इसी एक्सटेंट तक यूज कर सकता हूँ, जबकि डीमन गार्ड जो है वो इस एनर्जी को और भी ज्यादा हायर लेवल तक यूज कर सकता है और मैं बस यहाँ पर इसको इतना ही यूज कर सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर उस मास्टर गोंगसंग से कहता है कि तुम्हारी फोर्सेस को मैंने क्रिपल कर दिया और तुम्हारी इमेज यहाँ पर सभी लोगों के सामने आ चुकी है। तुम एक घटिया और कमीने इंसान हो जो यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अब जबकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है और मुझे लगता है कि बहुत सारे भेड़िए ऐसे होंगे जो कि तुम्हारी जगह के ऊपर नजर लगाकर बैठे होंगे, वो सभी लोग यहाँ पर तुम्हें फिल करने के लिए यहाँ पर आते ही होंगे और साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ उसे भी ऊपर उड़ाता है और कहता है लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कोई सजा नहीं, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता क्योंकि तुम मेरे गुनाहगार नहीं हो बल्कि इन सभी लोगों के गुनाहगार हो और सभी लोग पर्सनली यहाँ पर तुमसे अपना बदला लेंगे। हमने आज तक इन सभी लोगों के साथ जो कुछ भी किया उस सब का बदला यही तुमसे लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 179 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 180 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस गोंगसंग क्लैन के लीडर को हवा में उड़ाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बुरे काम किया उन सभी का खमियाजा तुम्हें अब यहाँ पर भुगतना पड़ेगा, उन सभी का हिसाब चुकाना पड़ेगा और वो हिसाब तुमसे मैं नहीं लेने वाला बल्कि ये सभी आम गाँव वाले लोग लेने वाले हैं। इन सभी बिजनेसमैन लोग जो कि यहाँ पर अपना बिजनेस करना चाहते थे लेकिन तुम उनके पास से हैवी टैक्सेस ले रहे थे, ये सभी लोग अब यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि यार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर के रहे हो, क्यों रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर इस सब से क्या ताल्लुक है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोंग राची का दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का उसके पास आता है और उसे आकर सारी बात डिटेल में बताता है कि इस वक्त हमारे यंग मास्टर जो है यानी कि डिवाइन कर्ल का यंग मास्टर जो है वो गोंगसंग क्लैन के लीडर के साथ फाइट कर रहा है, वहां पर उनको सभी लोगों के सामने उनको बेनिकाब कर रहा है। तो इसी के साथ ही हाउ फैक्शन का लीडर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जबकि यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, जो कुछ भी हमने प्लान किया था, एक तरफ से यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर हमारी मदद करेंगे और दूसरी तरफ से हिवनली ड्रैगन पैलेस को बर्बाद करने की वजह से नामगोंग पैलेस के लोग भी यहाँ पर हमारी मदद करेंगे। अब मुझे बस यहाँ पर इस खबर को हर तरफ फैलाना होगा। जब यहाँ पर यह खबर फैलेगी कि राइटियस लाइंस के लोग करप्ट हो चुके थे और जहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों ने आकर उन लोगों को सजा दी और जहाँ पर लोगों को इंसाफ दिलाया, तो सभी लोग यहाँ पर इस बात को मानेंगे कि डिमोनिक कल्ट के लोग डीमंस नहीं है, वो मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि वो भी यहाँ पर अच्छे लोग हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर यह खबर फैला दो। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस गोंगसंग क्लैन के लीडर को नीचे फेंकता है, सभी लोगों के सामने खड़े होकर कहता है मैं यहाँ पर साउथ की तरफ से आया हूँ, डिवाइन माउंटेन्स की तरफ से, जहां पर पूरी 10,000 माउंटेन्स हैं। तुम सभी लोगों ने सुना होगा कि 10,000 माउंटेन्स वाले एरिया को क्या कहते हैं, जिसे तुम सभी लोग यहाँ पर नाम सुनते ही डरते हो, जिसके बारे में तुम सभी लोग जानते हो कि हम वहां पर डीमंस रहते हैं, लेकिन असल में वहां पर कोई डीमंस नहीं रहते। सभी लोग यहाँ पर मुझे अलग नाम देते हैं। यांगजी रिवर के अंदर जहां पर बैंडेट्स का मैंने खात्मा किया, वहां पर सभी लोग मुझे ड्रैगन एम्बेजल जामा कह रहे थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर हिवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों को भी यहाँ पर खत्म किया जो कि नामगोंग क्लैन के लोगों को किडनैप कर रहे थे। मैं कोई और नहीं बल्कि मैं हिवनली डीमन डिवाइन कर्ल का सक्सेसर हूँ। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर उन 10,000 माउंटेन्स के ऊपर राज करने वाला हूँ, यानी कि डिवाइन डीमन कर्ल का मास्टर बनने वाला हूँ, मैं नया डीमन गार्ड बनने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर तुम सभी के सामने अपना डिबेट अनाउंस करने के लिए आया हूँ कि हम लोग डिवाइन कर्ल के लोग अब यहाँ पर जोंगजान के अंदर भी आ चुके हैं। म्यूरियम के अंदर हम लोग वापिस आएंगे। पिछले 30 साल से हमारे दरवाजे बंद थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर वापिस आ गए हैं और जो लोग भी यहाँ पर बुरा काम कर रहे हैं हम उन सभी को सजा देंगे। मेरा नाम सियोर यांग है और मैं डिवाइन डीमन कर्ल का यंग मास्टर हूँ। तो सभी लोगों के सामने वो इस बात को अनाउंस कर देता है। तो जब वहां पर सभी लोग जब बात सुनते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हैं और ये खबर जो होती है वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि यहाँ पर बाकी के सभी पावरफुल फोर्सेस के साथ अब यहाँ पर एक और पावरफुल फोर्स डिवाइन डीमन कर्ल भी आ गई है। और डिवाइन डीमन कर्ल के बारे में जो बातें फैल रही होती है वो सारी अच्छी होती है, क्योंकि एक तरफ से तो यहाँ पर नामगोंग क्लैन के लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर इसने बिल्कुल ठीक किया जो भी किया, दूसरी तरफ से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग होते हैं और साथ ही यहाँ पर उस फ्लाइंग पवेलियन का मास्टर, उस रेस्टोरेंट का जो मास्टर होता है वो भी इस बात को कंफर्म करता है कि जहाँ पर क्या नाम था, गोंगसन क्लैन के जो लोग थे उनके पास 60% टैक्स लेने की फिराक में थे, लेकिन जहाँ पर यंग मास्टर सियोर यांग ने आकर उन सभी की जान बचाई है, जहाँ पर उनको सजा दी, उनके साथ इंसाफ किया है। और उसके बाद यहाँ पर यांगजी रिवर के साथ जो कुछ हुआ, वहां पर यांगजी
रिवर के बैंडेट्स, उन सभी बैंडेट्स ने रिवर के अंदर काफी तबाही लूटमार मचा रखी थी और इस सब को भी यहाँ पर सियो रियोंग ने रोका और उसके बाद हिमालय ड्रैगन पैलेस के लोगों को रोका जो कि यहाँ पर लोगों को किडनैप करके उनकी बलि चढ़ा रहे थे। और इस बात को नैमगोंग क्लैन के लोगों ने खुद इस बात को कंफर्म किया। दूसरी तरफ से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों ने इन बातों को कंफर्म किया है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन राइटियस हिमालय अलायंस का दिखाया जाता है। अनहुई ब्रांच में सभी लीडर्स इकट्ठे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बात कुछ ज्यादा ही गुस्से वाली है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से एक यंग मास्टर आता है, जहाँ पर आने के बाद वो अपना नाम किए जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी इस बार में कुछ ना कुछ करना होगा। और हमारे लिए ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि नैमगोंग क्लैन के लोग भी यहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं और हमने सुना है कि वो 10 दिन के लिए तुम्हारे घर में रुका हुआ था। तो मास्टर नैमगोंग डैन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में सच बोलने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। हम लोग राइडियस लोग हैं और अगर वो लड़का यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर मैं यहाँ पर उसके अच्छे कामों को दुनिया के सामने जरूर रखूंगा और मुझे यहाँ पर किसी बात का कोई डर नहीं है। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मास्टर नैमगोंग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो हमेशा राइडियस पाथ के ऊपर ही चलेगा और कभी यहाँ पर अपनी राइडियस पाथ को नहीं छोड़ेगा। तो उनमें से एक कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक छोटा ग्रुप बनाते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी किसी फैमिली से कहते हैं कि वो अपनी आर्मी को लेकर जाकर उनके पर अटैक करे। मैंने सुना है कि डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर अपने साथ बहुत ही कम लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंचा है, तो अगर हम उसे यहीं पर मार डालते हैं तो फिर हम लोग पूरी की पूरी डिमोनिक नींव को हिला देंगे। तो बाकी के सभी लोग भी से कहते हैं कि ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। तो क्यों ना यहाँ पर पैंग फैमिली से कहता है कि पैंग फैमिली के सोल्जर्स जो है वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, वो यहाँ पर ये काम करें। जबकि मास्टर नैमगोंग उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहीं के ये यहाँ पर अंधे हो चुके हैं, ये अपने आप को राइटियस कहते हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रप्ड है। अगर वो लड़का यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी मारने के बारे में सोच रहे हैं और उसके कामों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, जहां पर फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं वो अपने हाथ में एक पेपर लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर सारी वो डिटेल्स लिखी हुई है जो कि सियो रियोंग ने अभी तक यहाँ पर की है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस बात को कंफर्म करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यांगजी रिवर के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारे अंडर हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अनऑर्थोडॉक्स म्यूजियम को यहाँ पर ज्यादा शोर मचाना चाहिए था, ना कि राइटियस अलायंस को। राइटियस अलायंस के लोग इस वक्त यहाँ पर उस लड़के को मारने की फिराक में और यहाँ पर उसके खिलाफ अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर उस लड़के को एक चैलेंज करना चाहता, दुनिया के सामने मैं ये बात रखूंगा कि अगर वो अच्छा है तो फिर अच्छा है, अगर वो बुरा है तो फिर हम लोग उसके खिलाफ जरूर होंगे। हमारी तरफ से यानी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से हमारी तरफ से भी एक न्यूज जारी करो, सभी सेक्टर्स को पता होना चाहिए कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस इस यंग मास्टर के बारे में क्या सोचता है। तब दूसरी तरफ से हमारा यंग मास्टर हाचिन जो होता है वो एक पोस्टर छपवाकर हर एक सिटी और हर एक जगह के ऊपर लगवा देता है, जहां पर वो एक ओपन चैलेंज कर रहा होता है कि अगर किसी को भी मुझसे कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्टली मेरे फेस टू फेस आकर मुझसे बात कर सकता है। मेरे पीठ पीछे यहाँ पर मेरा नाम खराब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छा मकसद लेकर आया हूँ। तुम्हारी राइटियस है, तुम्हारी इस राइटियस दुनिया के अंदर हम लोग डिमोनिक सेक्टर से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बुरे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हाउस सेक्टर का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा यंग मास्टर जो होता है वो हाउस सेक्टर के यंग मास्टर गोंग जाची से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो कहता है नहीं सर, सारा काम तो आपने किया है, आपने जो कुछ भी किया था मैंने बस उसको यहाँ पर पब्लिसाइज किया है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है यही तो बात है कि तुमने यहाँ पर उसको पब्लिसाइज किया, अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो हम लोग कभी भी यहाँ पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो गोंग जाची उसे कहता है कि मास्टर आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया कि मैं यहाँ पर आपके लिए सब कुछ कर सका हूँ, क्योंकि आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे यहाँ पर अपनी कीमत खुद साबित करनी होगी। आपने कहा था कि अगर मैं कुछ हासिल करना चाहता तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले अपनी जगह बनानी होगी, तभी मैं यहाँ पर अपने आप को साबित कर पाऊंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर अपना सेटअप कर लिया जो मैं करना चाहता था। यहाँ पर हमारा डिबेट हो चुका, डिमोनिक सेक्टर के लोग अब दुनिया की नजर में आ चुके हैं कि हम लोग बुरे लोग नहीं है बल्कि हमारी बात जो है वो उनसे अलग है। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आगे का सफर काफी मुश्किल होने वाला है। तो गोंग जाची उसे कहता है लेकिन अब आगे का सफर इतना मुश्किल क्यों होगा? हाजिन उसे कहता है कि मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अपना डिबेट कर लिया और मेरे पीछे यहाँ पर पूरे का पूरा डिमोनिक सेक्टर है, लेकिन हाउस सेक्टर यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। तो गोंग जाची उसे कहता है कि मैं इन बातों को समझता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर गार्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते। किसी वक्त भी कहीं से भी तुम्हारे पर जरूर अटैक हो सकता है क्योंकि तुम लोग हाउस सेक्टर से और तुमने यहाँ पर हमारी मदद की है। जब तुम लोग जैसे कि तुम्हारे जैसे लोग जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं अगर वो एक साइड को ले लेते हैं, एक साइड को चूज कर लेते हैं तो वो दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए तुम्हारा हाउस सेक्टर जो है इस वक्त पूरी तरह से खतरे में है, लेकिन जो भी हो सका मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गोंग जाची से कहता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिन उसे कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो इसी के साथ ही गोंग जाची के चले जाने के बाद हाजिन कहता है तो अब मैंने यहाँ पर काफी काम कर लिया, लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर रेस्ट कर सकता हूँ। जैसे ही वो रेस्ट करने का कहता है इसी के साथ ही मास्टर गू वहां पर निकल आता है। तो मास्टर गू उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। तो हाजिन कहता है कि अब क्या ये यहाँ पर क्यों आया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कहेगा कि मैं अपना वादा पूरा करूं और इसके साथ डूल करूं, और मैंने इसे वादा किया था कि जब भी इसका दिल करेगा मैं तब इसके साथ डूल करूंगा।
मास्टर गू से पूछता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है। तो मास्टर गू फिर से घूर कर देखता है। तो हाजिन कहता है अच्छा ठीक है, क्या मुसीबत है, अच्छा ठीक है आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर 180 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या पैंग फैमिली की आर्मी यहाँ पर यूसियों की टुकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए आएगी या नहीं।